नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो से मैं शुरू कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका आज का हमारा पहला टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, डाल्टन का परमाणु डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ये हमारा पहला टॉपिक है आज का, और इसी को हम लोग समझेंगे। और एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि इस वीडियो के अंदर हम लोग जितनी भी बातें करेंगे वो डाल्टन को ध्यान में रखते हुए करेंगे। वर्तमान में कितनी डिस्कवरी हो चुकी है वो हमारा आज का विषय नहीं है। ठीक है ना, हमारा आज का विषय है कि डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं या क्या क्या उन्होंने बोला था। और फिर लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में उस समय क्या कमियां देख के आगे की डिस्कवरियां हुई थी, और वर्तमान के हिसाब से देखें तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कितनी सारी कमियां है। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सन 1808 में, ठीक है ना, लिखना शुरू करते हैं। सन 1808 के अंदर डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई भी जो पदार्थ होता है, डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में बताया कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर के बना होता है। अविभाज्य, अविभाज्य का मतलब होता है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत की पहली बात ये बोली कि इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो छोटे छोटे सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर के बने होते हैं। डाल्टन ने इसके लिए एक शब्द काम में लिया, वो था एटॉम। ठीक है ना, हम लोग इसको परमाणु बोलते हैं, डाल्टन ने इसको क्या बोला, एटॉम बोला। और एटम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, नॉट डिविजिबल या नॉट कटेबल। एटम शब्द ग्रीक वर्ड के एटोमियो से आया है। उसी का मतलब ये होता है कि वो चीज जिसको काटा नहीं जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, हम उसको अविभाज्य बोलते हैं। डाल्टन ने उसको एटम बोला, हम उसको परमाणु बोलते हैं। ठीक है, तो डाल्टन ने कहा कि इस दुनिया के सभी पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर के बने होते हैं, उसको एटम हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात डाल्टन ने ये बोली कि ये जो एटम होता है ये अविनाशी होता है। ठीक है, कैसा होता है, अविनाशी। डाल्टन ने कहा कि परमाणु यानी कि एटम अविनाशी होता है। अविनाशी वो होता है जिसका ना तो निर्माण किया जा सके और ना ही विनाश किया जा सके। तो डाल्टन ने बोला कि परमाणु अविनाशी होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या भौतिक प्रक्रम के दौरान परमाणु का ना तो निर्माण संभव है और ना ही विनाश संभव है, अर्थात एटम अविनाशी होता है। तो फिर रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में जाते हैं। जैसे जैसे हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, इन दोनों के अंदर जब रिएक्शन होगी तो हमें पता है कि जल का निर्माण होता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन H और H इस व्यवस्था के अंदर है, यहाँ पे ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O इस व्यवस्था में है, और यहाँ पे इन दोनों ने नई व्यवस्था का निर्माण कर दिया, H और H। मैं लोन पेयर यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ।
H और H पहले इस व्यवस्था में थे, O और O पहले इस व्यवस्था में थे, और जब रासायनिक अभिक्रिया हुई तो दूसरी व्यवस्था के अंदर चले गए। ना तो हाइड्रोजन का निर्माण हुआ ना विनाश हुआ। ठीक है ना। किसी भी भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का निर्माण और विनाश संभव नहीं है, ऐसा भी बोलते हैं हमारे डाल्टन। अगली बात इन्होंने ये बोली कि ये जो परमाणु होते हैं, परमाणु अविभाज्य और अविनाशी होने के साथ साथ इनकी खास बात यह है कि एक ही पदार्थ के, माने समान पदार्थ के सभी परमाणु समान होते हैं। समान पदार्थ के परमाणु समान होते हैं। ये समान का क्या मतलब हो गया? समान का मतलब ये इन्होंने बताया कि एक ही पदार्थ के जितने भी परमाणु होंगे, उन परमाणुओं का द्रव्यमान उन परमाणुओं का द्रव्यमान और गुण अभिलाक्षणिक होंगे। द्रव्यमान और गुण अभिलाक्षणिक होने का मतलब ये है कि ऐसे गुण किसी और में नहीं होंगे, ऐसा द्रव्यमान किसी और में नहीं होगा। ठीक है, ये इनकी कमी का कारण भी बनता है फिर आगे चल के। तो इन्होंने पहली बात बोली कि परमाणु अविभाज्य होता है, दूसरी बोली कि अविनाशी होता है, भौतिक और रासायनिक प्रक्रम के दौरान इनका निर्माण और विनाश संभव नहीं है, एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में जाते हैं। समान पदार्थ के परमाणु समान होते हैं और भिन्न पदार्थ के परमाणु भिन्न होते हैं, अर्थात इनके द्रव्यमान और गुण अभिलाक्षणिक होते हैं। ठीक है। अगली बात ये बोलते हैं कि जो परमाणु होता है, जितने भी एटम होते हैं, एटम क्या करेंगे, एक निश्चित अनुपात के अंदर संयोग करेंगे और अणु का निर्माण करते हैं। परमाणुओं से ही अणु बनते हैं। यहाँ देखो, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु अवस्था में है। ये एक तत्व क्या अणु है ये, ठीक है ना। मतलब मान लो हाइड्रोजन, यहाँ देखो, यहाँ समझ में आएगा कि हाइड्रोजन तत्व है, हाइड्रोजन का परमाणु है, ये हाइड्रोजन का परमाणु है और ये ऑक्सीजन का परमाणु है। तो इन परमाणुओं ने मिल करके ये अणु का निर्माण कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक परमाणु, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक परमाणु, ये दो परमाणु हो गए, दोनों ने मिलकर के एक अणु का निर्माण कर लिया। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि परमाणु या फिर एटम निश्चित अनुपात में संयोग करके अणुओं का निर्माण करते हैं। ये बातें बोल दी किसने? डाल्टन ने बोल दी। अब बात करते हैं इनकी कमियों के बारे में। एक बार इन बातों को मैं फिर से थोड़ा सा दोहरा देता हूं आप लोगों के लिए। डाल्टन ने बोला कि परमाणु कैसे होते हैं? अविभाज्य होते हैं। दूसरे, अविनाशी होते हैं, एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था के अंदर जाते हैं। समान पदार्थ के परमाणु समान होते हैं, अर्थात इनके द्रव्यमान और गुण अभिलाक्षणिक होते हैं। और परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करेंगे और अणुओं का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये हो गया परमाणु सिद्धांत। अब इनकी कमियों की बात करते हैं। अविभाज्य, तो अविभाज्यता का जो गुण था वो तब शक के दायरे में आ गया कि जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई। हमें पता है कि परमाणु के अंदर सूक्ष्म अविभाज्य कण और भी होते हैं, अपरमाणविक कण। ठीक है ना, परमाणु के अंदर और अपरमाणु कण होते हैं, उनको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। जब इनकी डिस्कवरी हुई तो पता चला कि परमाणु के अंदर और भी चीजें हैं, मतलब परमाणु इनसे मिलकर के बना होता है। मतलब अविभाज्य वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल होता हुआ नजर आता है। अविनाशी वाला गुण, जितने भी नाभिकीय अभिक्रिया है, हम लोगों ने सुना है कि नाभिकीय अभिक्रिया के अंदर जो मास होता है वो एनर्जी के अंदर और एनर्जी मास के अंदर इस प्रकार से इंटरचेंज होती है। ठीक है ना, द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है, तो वहां पे परमाणु का विनाश होता है। ठीक है ना, तो वहां पे ये बात भी थोड़ी सी फेल होती हुई नजर आती है। फिर आते हैं इनके द्रव्यमान वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। द्रव्यमान वाले कॉन्सेप्ट की बात करें तो जैसे समस्थानिक, कोई उदाहरण ले ले तो मैं 1H1 हो गया, वन, और हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम 1H2 हो गया, और हाइड्रोजन का तीसरा ट्राइटियम 1H3 हो गया। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक है। ये मैं केवल एक उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे बहुत सारे कार्बन की भी होती है, नाइट्रोजन की भी होती है, ये एक उदाहरण है मात्र, केवल समझने के लिए कि द्रव्यमान का भी यहाँ पे लोचा हो रहा है। ये हाइड्रोजन तत्व के परमाणु है, यानी पदार्थ एक है,
और तीनों के परमाणु देखो 3 प्रकार के हमें दिख रही है, लेकिन इनके परमाणु क्रमांक तो समान है। यहां पर देखिए इनके द्रव्यमान संख्या तीनों की भिन्न भिन्न हमें नजर आ रही है। माने एक ही तत्व के परमाणुओं के अभिलाक्षणिक द्रव्यमान नहीं होते, वो एक से ज्यादा प्रकार के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पे फेल होती नजर आती है कि इनके अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। लेकिन इसको आज भी हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि डाल्टन ने ही शुरुआत करके ये बताया कि परमाणु के बारे में सोचो। सन 1808 में उस टाइम पे इतनी बड़ी इतनी सारी चीजों का बताना, ये अपने आप में एक उपलब्धि ही है। हालांकि बाद में जब चीजें डिस्कवर होती हैं तो फिर वो पुराने वाला मॉडल हमको ऐसे लगने लग जाता है, लेकिन ऐसी चीजें होती नहीं है। ये अपने समय की बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा सिद्धांत था जिसने आगे की नींव रखी। ठीक है ना, तो ये था हमारे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और उनकी कमियां। ठीक है, आई होप इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। और आगे भी यदि आप मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।